बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। यूनिट नंबर 1 हमारा जो है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के रिलेटेड है। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज में इसे साबित करेंगे और क्वेश्चन इसके साथ जो रिलेटेड हैं वो हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नीचे कुछ मैट्रिक्स दिए गए हमें और कहा गया है कि इनके ऑर्डर मालूम कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कि इनके ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा, तो हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए में देखेंगे, इसका फार्मूला जो हमने पहले डिस्कस किया था वो था m बाई n। तो हमें पता है कि यहाँ पे m हमारे पास क्या होता है, m हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज को, और n हम कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब नंबर ऑफ रोज कौन सी हैं हमारे पास, पहले मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टली लाइनें जो हैं इनको हमने रो का नाम देना है, ये R1 है, इसी तरह ये R2, और वर्टिकली जो चीज़ हमारे पास है उसको हमने कॉलम का नाम देना। तो ये हमारा पास कॉलम 1 है और ये हमारे पास कॉलम 2 है। तो लिहाजा यहाँ पे 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो हम लिखेंगे 2/2। तो इस तरह मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास आएगा 2/2। इसी तरह हम दूसरे का बी का ऑर्डर जब चेक करेंगे तो वो भी इसी तरह सेम होगा। तो उसमें हमारे पास वर्टिकली लाइनें हैं, नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 और ये दूसरी 2 हैं, और इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 2 हैं। तो उसका भी ऑर्डर जो होगा वो होगा 2/2। इसी तरह सी के लिए हम देखें तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज एक ही है, क्योंकि वर्टिकल लाइन हमारे पास 1 बन रही है, और हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टली हमारे पास 1 बन रही है और वर्टिकल 2 है यहाँ पे। तो इस लिहाज से 1 रो इसमें है और 2 कॉलम है। तो सी का हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो आएगा, 1 रो है तो 1/2 कॉलम्स हैं 1/2। इसी तरह नेक्स्ट चीज़ है डी, हमारे पास मैट्रिक्स है, तो डी में चेक करें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो बन रही हैं वो 1, 2 और 3। हॉरिजॉन्टली 3 है और वर्टिकली सिर्फ 1 है, तो लिहाजा यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो 3 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम जो है हमारे पास 1 होगा। तो ऑर्डर ऑफ जो डी होगा मैट्रिक्स का वो हमारे पास यहाँ पे सेम ऑर्डर ऑफ 3 रोज हमारे पास, तो 3/1 कॉलम है तो 1 लिख लिया जाएगा, 3/1 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो ई है इसके लिए हम इसमें हमारे पास 3 रोज हैं, 1, 2 और 3, और हमारे पास जो कॉलम्स हैं वर्टिकल लाइनें हैं वो 2 हैं। तो हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम है, तो 3/2 इसे लिखा जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एफ है, तो एफ का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा उसे भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही है एंट्री है, तो उसे हम रो भी मानेंगे और उसे ही हम कॉलम भी मानेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 रो है और उसी को हमने कॉलम भी समझना है, तो वो हमारे पास कॉलम भी 1 है, लिहाजा यहाँ पे इसका जो ऑर्डर आएगा उसे हम लिखेंगे 1/1। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स जी है, तो इसमें जो रोज की तादाद है वो नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। इसी तरह कॉलम्स की जो है तादाद है 1, 2 और 3। तो 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो हम इसे लिखेंगे
3/3। और नेक्स्ट लास्ट है इसमें हमारे पास h। तो h के लिए हमारे पास जो चीज़ है हम देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ रोज जो वर्टिकली लाइनें हैं वो हमारे पास 2 हैं, और हॉरिजॉन्टली जो लाइनें हैं वो 2 हैं, और वर्टिकली हमारे पास 3 हैं। तो लिहाजा इसका 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो हम लिखेंगे 2/3। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है मुख्तलिफ शक्लों में हमने ज़ाहिर कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इनमें से कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी होता है कि कम से कम 2 मैट्रिक्स हों ऐसे जिनकी इक्वलिटी हम चेक कर सकें। तो आइए देखते हैं। हमारे पास नंबर 1 पे है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में सिर्फ एक एंट्री है और वो है 3। हमने कल अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स की इक्वलिटी को चेक करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें का होना ज़रूरी है। एक मैट्रिक का ऑर्डर होना और दूसरा उनमें नंबर ऑफ एंट्रीज। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 1/1 बन रहा है और इसमें सिर्फ एक एंट्री है। अब हमने देखना है इससे रिलेटेड और कौन सा है जो इसके साथ मैच हो सकता है। तो वो हमारे पास सी है। सी में 5 - 2, तो इसे हम 2 नहीं बल्कि एक एंट्री कंसिडर करेंगे, और ये 5 में से 2 माइनस जब होगा तो ये भी 3 बनेगा। लिहाजा हमारे पास ए के इक्वल जो आएगी चीज़ वो आएगी सी। तो हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स सी के। नेक्स्ट मैट्रिक्स बी है। तो इसमें 2 एंट्रीज है हमारे पास। इसमें देखा जाए ऑर्डर को देखा जाए तो हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो एक रो और 2 कॉलम है। इसको हम चेक करते हैं। हमारे पास इसके रिलेटेड आई है। तो आई देखें, इसमें फर्स्ट नंबर पे एंट्री जो है वो 3 है, बी में भी 3 है, यहाँ पे 3 + 2 है, तो उधर बी में 5 है। तो 3 + 2 भी 5 ही होता है। लिहाजा बी और आई आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे एक बात देखते चलें कि बी और डी, बी का जो ऑर्डर है वो डी का भी वही ऑर्डर है, लेकिन हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑर्डर के साथ साथ एंट्रीज का होना भी सेम होना लाजमी है। तो बी में तो ऑर्डर सही है, इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, उसमें भी एक ही रो है 2 कॉलम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम है एंट्रीज की यहाँ पे कि यहाँ पे फर्स्ट में 3 है, उधर 5 है, इधर 5 है सेकंड पे, उधर सेकंड पे 3 है। तो लिहाजा ये इक्वल नहीं होते, ठीक है, इसलिए हम इसे नहीं लिख सकते। नेक्स्ट हमारे पास हमारा मैट्रिक्स ई है। तो ई में देखा जाए तो हमारे पास 2 ही रोज हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। तो इस जैसा और जो है वो देखा जाए तो हमारे पास बनता है एच। ई के साथ एच को मैच करें कि देखें इसमें भी 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब एंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पे 4 है, उधर भी 4 ही है, यहाँ पे सेकंड पे 0 है तो उधर भी 0 ही है, यहाँ पे थर्ड पे हमारे पास या सेकंड रो में फर्स्ट जो चीज़ है उसमें हमारे पास 6 है और उधर भी 6 है, यहाँ पे सेकंड पे 2 है, उधर भी 2 है। लिहाजा यहाँ पे ऑर्डर और एंट्रीज दोनों सेम है, तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है। तो ई हमारा इक्वल होगा किस एच के। अब एक यहाँ पे और है, हमारा जो मैट्रिक्स जे है वो भी तकरीबन इसी तरह का ही है कि वहाँ पे भी देखा जाए तो हमारे पास जो उसका ऑर्डर है वो सेम ही है जैसा कि ई एच का है, कि यहाँ पे भी 4 एंट्रीज है, वहाँ पे भी 4 एंट्रीज है। यहाँ पे 2 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 4, इधर भी 4 ही है। इसी तरह 2 में से 2 माइनस करें तो 0 आता है, इधर भी 0 है, उधर एच में भी 0 है। यहाँ पे 2 और 4 प्लस करें तो हमारे पास 6 आता है, इधर भी 6 है, उधर भी 6 ही है। और 2 + 0 करें तो 2 ही आता है, वो उधर भी 2 है और इधर ई में 2 है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो एच, ई, एच और जे ये तीनों ही आपस में इक्वल है, तो हम इनको तीनों को इक्वल लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास एक
बच जाता है मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स बचते हैं, तो उनमें एफ है। एफ को देखा जाए तो इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो इस तरह का जो ऑर्डर वाला दूसरा है वो एफ के साथ जी है। जी में देखा जाए तो 3-1 है, और इधर 3-1 वो 2 बनता है, यहाँ पे भी है। इसी तरह 3+3 है वो 6 बनता है, यहाँ पे भी है। तो इसमें भी 1 कॉलम, उसमें भी 1 ही कॉलम बन रहा है। यहाँ पे 2 रोज बन रही हैं तो वहाँ पे भी 2 ही रोज बन रही हैं, लिहाजा ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू जी होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे 2 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। आगे हम तीसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई हैं, उनको लेकर हमने ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो नंबर 1 पे एंट्रीज मौजूद है वो है ए प्लस सी, और इक्वल में हमारे पास जो मैट्रिक्स मौजूद है उसमें जो फर्स्ट एंट्री है वो हमारे पास है 0। तो हम लिखेंगे ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी तरह नेक्स्ट जो है उसे हम कहेंगे ए प्लस 2b। तो ये मेरे पास एंट्री मौजूद है a प्लस 2b, और इक्वल में जो मौजूद है वो है -7, सेकंड नंबर पे -7। तो इसे हम लिखेंगे a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसी तरह सेकंड रो में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास c-1 है फर्स्ट पे, और इक्वल में जो मैट्रिक्स मौजूद है वहाँ पे हमारे पास 3 मौजूद है। तो हम लिखेंगे c-1, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है c-1 और इधर 3। तो ये c-1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और सेकंड रो में जो सेकंड एंट्री है वो हमारे पास 4d -6 है, और जो इक्वल में हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है वहाँ पे हमारे पास सेकंड जो एंट्री है वो है 2d। तो हम इक्वल में लिख लेंगे 2d। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं। हम आसानी के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन को नाम दे देते हैं। ये नंबर 1 हमारे पास हो गई, इसी तरह ये नंबर 2 हो गई, ये नंबर 3 हो जाएगी, और ये वाली नंबर 4 हो जाएगी, ताकि हमें क्वेश्चन हल करने में आसानी पेश आए। अब सबसे पहले हम हल करते हैं यहाँ पे नंबर 3 को। तो नंबर 3 को हल करने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें से हमारे पास है क्या, c-1 इज इक्वल टू 3, c-1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो -1 है इसको अगर हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो साइन चेंज होने से ये 3 प्लस उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी तो 3 और +1 हो जब होगा तो वो 4 आ जाएगी। तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 आएगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें नंबर 4 जो है उसे हम हल करते हैं, वहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 से है हमारे पास 4d -6 इज इक्वल टू 2d। तो इसे ही अब जो d वाला है 4d इधर मौजूद है, दूसरी साइड पे देखा जाए तो हमारे पास 2d है। तो उसको हम क्या करेंगे, इक्वल की जब इस साइड पे लाएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। जिसके साथ साइन नहीं होती वहां पे प्लस की साइन कंसीडर की जाती है। तो इधर आके ये माइनस में तब्दील हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास इधर 6 मौजूद है, ये दूसरी साइड पर जब जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। तो 4 में से 2d जब माइनस होगा तो ये रह जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। तो d हमारे पास 2 यहाँ पे जो है d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा d इज इक्वल टू, डिवाइड होने से 2 1 2 और 2 3 6, हमारे पास ये रह जाएगा
3। तो डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगी। अब दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, सी की और डी की। हमारे पास जो वैल्यूज रह गई हैं वो रह गई हैं ए की और बी की। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर देखा जाए तो इसमें ए मौजूद है और साथ में सी मौजूद है। तो अगर हम इसमें सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि लिखते हैं पुट d इज इक्वल टू 3। वैल्यू जो d की है वो पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। d की वैल्यू को c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे c की वैल्यू को। तो c की वैल्यू हमारे पास c इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे a सेम आएगा प्लस c की जगह पे 4 ऐड करेंगे और इज इक्वल टू 0 है। तो a इज इक्वल टू, ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, हमारे पास 0 नहीं होगा अब उधर। तो इसको नेगेटिव साइन में चेंज करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हमारे पास वैल्यू रह गई है b की, a की भी आ चुकी है, c की भी और d की भी। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो रहती है d की, b की। तो b में हमारे पास एक्सरसाइज जो इक्वेशन है वो 2 में मौजूद है। तो वहाँ पे हमारे पास जो b के साथ मौजूद है वो a है। तो a की वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे तो हमें हासिल हो जाएगी b की वैल्यू। तो मैं लिखता हूँ पुट b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -4। a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में a की जगह पे -4 और इसी तरह प्लस 2b सेम आ जाएगा और आगे -7 जो है वो भी सेम इक्वल में। अब लेफ्ट साइड पे 2b इधर ही रहेगा, जो -4 है इक्वल की दूसरी साइड पर जब जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, -7 उधर जाके ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो -4 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस का 4 बनेगा। तो यहाँ पे अब प्लस माइनस होंगे, 7 में से 4 निकाल देंगे तो 3 रह जाएगा और बाकी जो अलामत होती है, साइन होती है, वो जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी उसकी हम साइन यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो वो माइनस होगी क्योंकि 7 हमारे पास बड़ी है। तो इसकी जो अलामत होगी, इसकी जो साइन होगी वो हम यूज़ करेंगे, तो वो माइनस है लगा दी हमने। बाकी इधर 2b है, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, जब दूसरी साइड पे ये जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये दूसरी साइड पे डिवाइड की हालत में लिखा जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2 1 2, हमारे पास 1 बचेगा, इशारिया लगा के पॉइंट लगा के हम 0 और 2 5 10, तो ये बन जाएगा 1.5। इसे पॉइंट में लिखेंगे और साथ में माइनस लगा देंगे। इस तरह ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमारे पास ये चारों वैल्यूज़ मौजूद हैं। फर्स्ट a की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है वो है -4। इसी तरह b की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है -1.5। c की वैल्यू हमारे पास आई है 4 और d की जो वैल्यू हमारे पास है वो 3। तो ये है क्वेश्चन सॉल्व हो गया।